सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5369 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट जब डी की डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट्स पर जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप लोग जो है देखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट जो है प्री जो है एकदम से रेडी रखिएगा, क्योंकि समय ऑनलाइन मिलेगा। 1 महीने का कम से कम आपको आपके पास समय होगा। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं समय आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा समय, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ये आज का टॉपिक है। इसमें हम अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे रहेगा 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ये आपका हो जाएगा पहले नंबर पे 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ये नंबर 1 पे आपका रहेगा। क्या रहेगा? 10th की मार्कशीट रहेगी और सर्टिफिकेट रहेगा नंबर 1 पे। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसी के साथ में जब हम सेकंड नंबर पे चलेंगे, वहां पे 12th की जो है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर थर्ड नंबर पे चलेगा ट्रिपल सी आर इक्विलेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, इक्विलेंट जो है सर्टिफिकेट आपका रहेगा इक्विलेंट, सॉरी इक्विलेंट यार, इक्विलेंट सर्टिफिकेट रहेगा, यानी कि समकक्ष ट्रिपल सी या इक्विलेंट एंड टी। देखते हैं अभी इसका स्पेलिंग क्या है। ठीक है, ट्रिपल सी या समकक्ष यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, समकक्ष सर्टिफिकेट। और लास्ट में आपके पास रहेगा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये आपका रहेगा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। अब अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो मैं अब आप लोगों से मैच कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ आपके समक्ष, बात कर लेता हूँ आपसे। तो यहाँ पे अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी आपके समक्ष। ठीक है, यहाँ पे दीपू सेखू कह रहे हैं एक्स आर्मी एंड स्किल प्लेयर में कोई भी एक सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। देखिएगा, मैं उन्हीं आज इसी पर ही हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद एक है आपको स्किल प्लेयर का। कौन सा है आपका? स्किल प्लेयर का, यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी का। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र। अब मैं हिंदी में लिख देता हूँ प्रमाण पत्र। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे हम निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आरक्षण प्रमाण पत्र। ठीक है, आरक्षण आरक्षण प्रमाण पत्र। अब इस आरक्षण प्रमाण पत्र में बहुत सारे आरक्षण प्रमाण पत्र हो जाएंगे, है ना। मैं भी सबको बाकायदा से लिखे दे रहा हूं ब्रैकेट में। जैसे कि आपका हो गया ओबीसी, आपका हो गया, ठीक है, एससी हो गया, ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, है ना, एस एससी एससी यानी कि इस तरह से, एक मिनट, एस सी, हाँ एस सी हो गया,
ST हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका EWS, EW EWS है ना, EWS हो जाएगा आपका, ठीक है। EWS, ये सारे आपके सर्टिफिकेट उसमें लगेंगे, EWS हो जाएगा, ठीक है। स्टडी एंड स्पोर्ट जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका जो है इस बार जो है आपका इस साल जो है फाइनल सिलेक्शन है स्टडी एंड स्पोर्ट जी, बस बहुत जल्दी जो है आपका कल्याण होने वाला है। इसी में ही, इसी भर्ती में ही आपका कल्याण हो जाएगा, इसी भर्ती में, यानी कि जो 5369 जो भर्ती है, इसी में ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अब इसको कैसे अपलोड करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो भी स्टूडेंट नए 10th और 12th पास आउट कर रहे हैं, तो उनके पास एक ही उनको एक कागज मिलता है, उसी में उनका सर्टिफिकेट भी हो जाता है और उसी में ही उनका अंक पत्र भी हो जाता है ना। तो यार स्टडी एंड स्पोर्ट, आप फेल हो ही नहीं सकते, हमने आपसे कहा था टाइपिंग आप पास हो तो पास हो बस, तो इसलिए आप तो फेल हो ही नहीं सकते हो। आपने अपना जैसा जो है आपने अपनी लाइंस के वर्ड्स आपने बताया था, उसके हिसाब से आप जो है पास हैं, ठीक है। अब आप अपने आप ही बता दो कि आप पास है फेल है, मैंने तो जैसा आपने अपना लाइन और वर्ड्स बताए थे, उसके हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाई है। तो अब आप बताइएगा क्या ये बात सही निकली कि गलत निकली है, बताइए यहाँ पे सौर सिंह जी। सौर सिंह, ये मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो स्टडी एंड स्पोर्ट, ये मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप कमेंट अपना लिखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप जो है टाइपिंग 100% क्वालिफाई हो गए, बहुत वेल डन, बहुत बहुत अच्छी। देखिएगा ये जो भी एनालिसिस मैंने किया था टाइपिंग में, कितनी लाइंस पे कितने वर्ड्स पे, वो सारे जो है मैंने आप लोगों के सामने ऑनलाइन मैंने खुद टाइपिंग की करके उनको एक बार नहीं कम से कम 10-12 बार मैंने ऑनलाइन खुद उनको चेक किया हूँ, कितने वर्ड्स पे हार्ड में पास हो रहा है, कितने वर्ड्स पे मीडियम में पास हो रहा है, कितने वर्ड नॉर्मल में पास हो रहा है। उन सबके हिसाब से जो मैंने निकाला था 120 वर्ड, 120 वर्ड्स, या किसी ने भी 4 लाइन्स करके इंग्लिश में 4 लाइन करके आया है और हिंदी में 3.5 लाइन करके आया था, वो आराम से उसकी टाइपिंग वहां पे क्वालिफाई है। चलिए बहुत बहुत बधाई है सर। आप 113 वर्ड्स पर मना कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा था, आपकी बात गलत साबित हो गई है। देखिएगा MK गौतम जी, मैंने मेरे क्या बोलते हैं वीडियो ऑनलाइन पड़े हैं, आप उन पे देखिएगा। जो हार्ड वाला जो पैसेज था उनमें 110 वर्ड्स पर भी जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। हार्ड वाले जो पैसेज थे जो मैं ऑनलाइन आपके सामने करता था, उसमें आप लोगों ने खुद देखा होगा, आपके सामने 110 पे भी जो है पास किया है। तो आपकी 113 वर्ड्स पे आप पास हैं, तब भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप जो है आगे की राह तय कीजिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए MK गौतम जी, हम बस यही चाहते हैं। और आप लोग अपना नया जीवन शुरू करिए और ये YouTube कमेंट बाजी ये सब छोड़ के अपनी एक नई लाइफ जीजिए, सेटल हो जाइए कहीं, बस छुट्टी हो जाए बस, और कुछ नहीं। अभिषेक तिवारी जी कह रहे हैं हेलो सर, खुश रहिए, प्रणाम जी। जी बोलिएगा क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी कहिएगा। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं, हम बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है मैंने कई ऑनलाइन मैंने आप लोगों के समक्ष लाइव मैंने वो जो टाइपिंग प्रैक्टिस की है, जिसमें हार्ड टाइपिंग जब होती थी का, जो मैं हार्ड पैसेज जब चुनता था,
उसमें 106, 107, 110, 112 वर्ड पे भी जो टाइपिंग को पास किया है। तो आपकी यह टाइपिंग हार्ड वाली थी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे किया गया था और आपने उस चीज को नहीं ना में उत्तर दिया था। आपने कहा था सर वो मीडियम में थी, तभी मैंने वो चीज आपसे कहा होगा। अगर वो हार्ड में थी यानी जिसमें बड़े बड़े वर्ड्स थे, तो आपकी जो है कम पे भी आपकी टाइपिंग निकली है। तो ये सारी बातें थी, और जहां तक जितना भी एनालिसिस मैंने किया वो सारा सब कुछ सही रहा है। अब एक टाइपिंग एक फाइनल कटऑफ का भी एनालिसिस जो है वो भी अच्छा निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। जो फाइनल एनालिसिस का जो कटऑफ मैं दे रहा हूँ, जनरल जो है 60 से ऊपर नहीं क्रॉस करेगा, यानी 61 नहीं जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, बस आराम से जो है आप लोग काम हो जाएगा। ये यहाँ पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, आप लोग इसको जो देख लीजिएगा और अपना जो भी कुछ है अपना रेडी अपना कर लीजिएगा। और बाकी जो भी एनालिसिस किया है वो मोस्टली जो है 80%, 90% एकदम सटीक गया है, आगे भी जाएगा उम्मीद है। क्योंकि एनालिसिस जो भी होता है वो सब आप लोगों के रिव्यू पे ही होता है। आप लोग जैसा रिव्यू देते हैं उसी के बिहाफ पे एनालिसिस होता है। मोस्टली लोग, जो मैंने एक टाइपिंग वाला एक वीडियो मैंने बनाया था कि कितनी पे कितनी टाइपिंग जा रहा है, हार्ड है क्या है, उसके हिसाब से वो 100% जो है वो सटीक जो है पहुंचा है, 90% के ऊपर ही उसमें एक्यूरेसी उसमें गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपसे यही कहेंगे। आ, हाँ, कटाव का जो है मुद्दा देखिएगा अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 26,318 लोग पास किए, यानी एक सीट पे लगभग 5 लोग हैं। एक सीट पर जो है लगभग 5 लोग हैं, तो इसलिए अभी कटाव का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। मुश्किल से अगर अगर जो है डीबी से पहले, अगर जूनियर असिस्टेंट की डीबी से पहले आपका 1828 ऑडिटर का रिजल्ट आ जाता है और बीपीओ का रिजल्ट आ जाता है और एजीटीए का रिजल्ट आ जाता है, तो हाँ थोड़ा सा हम उम्मीद लगा सकते हैं कि थोड़ा सा कटाव जो है प्रभावित करेगा, मतलब कम पे जाएगा। और यदि इनके रिजल्ट नहीं आते हैं जूनियर असिस्टेंट की डीवी से पहले, तो फिर इसका कटाव बढ़ जाएगा, ये भी है। और जब कटाव बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, सीट खाली जाएगी। उसके लिए जो एक प्रयास भी किया जा रहा है कि अभ्यर्थन वापसी का भी प्रयास किया जा रहा है कि लोग अभ्यर्थन वापसी जो है अभियान करें, क्योंकि अब जब से इन्होंने ऑनलाइन डीबी जो कर दिया, इससे भी कटाव हाई जाएगा। क्योंकि अब ऐसे में वे अभ्यर्थी भी ऑनलाइन डीबी में भाग लेंगे जो किसी कारणवश आयोग में नहीं पहुंच पाते थे करा, वो भी अब घर बैठ करके जो है अपना डीबी में भाग लेंगे। ठीक है, वो भी लोग अपना डीबी में भाग लेंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि 60 जो है क्रॉस नहीं करेगा, 60 क्रॉस नहीं करेगा, किसी भी सूरत में जो है 60 नहीं क्रॉस करेगा। यदि ये जो बीपीओ, ये जो डिफरेंट जो रिजल्ट अभी बचे हुए हैं इसकी भर्ती से पहले वाले, यदि रिजल्ट गिर जाते हैं तो कट ऑफ फिर कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थन वापसी भी एक वेटिंग की तरह ही अच्छा रहेगा। हाँ, अभ्यर्थन वापसी का जो प्रयास किया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट का भी प्रयास किया जाता है, वो बात भाई देखो आयोग की है। वैसे भी इस भर्ती में मैंने पहली ऐसी भर्ती देखा हूं जिसमें पद घटा दिए गए, वरना मैंने हमेशा यही देखा है कि पद बढ़ाए जाते हैं ना कि घटाए जाते हैं। इसमें पद बताओ कहाँ 55 12 पद थे और कहाँ अब बचा है 5369 पद बचे हैं। यानी बहुत से पद इसमें 31 इधर घटा दिए, 100 उधर, 131 हो गए, और 131 और 12 कितने हो गए, 143 पद जो है इसमें घटा दिए गए, बताइएगा।
143 पद इसमें जो है घटा दिए गए हैं, और यदि 143 पद ना घटाए गए होते तो 143 अन्य लोगों को भी जो है फाइनल सिलेक्शन का मौका मिलता, लेकिन इसमें 143 पद जो है पूरी तरह से घटा दिए गए हैं। मैं यही चाहूंगा कि जो है अगर इसको घटाए ना गए होते तो कहीं ना कहीं ये और अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, जो भी कुछ है सब सही जाएगा। इतना अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कितना क्या रहेगा, क्योंकि कट ऑफ पे बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 26,318 लोग पास हुए हैं। 26,318, एक सीट पर 5 लोग, कितने हैं, एक सीट पर 5 लोग हैं। और आप लोग तो जानते ही हो कि जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस ये लोग अगर हाई रैंक अगर लेकर आते हैं तो ये सब जनरल में ही काउंट कर लिए जाएंगे, ये सब जनरल में ही काउंट कर लिए जाएंगे। यानी जनरल की जो लगभग 1900 के करीब जो सीटें हैं उसमें एक जब फाइनल जब भर्ती हो जाएगी, जब आप लोग उसका एक आरटीआई मांगोगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कम से कम 600-700 तो आपको उसमें अदर कास्ट वाले जो है जनरल में भरे आपको मिलेंगे। तो इसलिए जनरल की सीट हाई जाती है, और कोई बात नहीं। जनरल की सीट हाई जाने का केवल एक ही मुख्य कारण होता है कि उसमें जो है जो अदर कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी उसमें फाइट करते हैं। अभी जीता जागता में हाँ 5369 ही आपको टोटल सीट बची हैं। 143 सीटें इसमें से जो है घटा दी गई हैं। अभी अगर हम एक जीता जाता उदाहरण दें आपको लेखपाल भर्ती का, तो लेखपाल भर्ती में ओबीसी 2158 सीटें उन लोगों ने अपना लड़ाई करके ले लिया है, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, जो भी एडवर्टाइज निकाला जाता है, जो भी विज्ञापन निकलता है भर्ती का, एक वो रोस्टर के हिसाब से निकलता है ना, वो एक रोस्टर के हिसाब से निकलता है। यानी उस विभाग में उस समय जो है ओबीसी की कितनी सीटें खाली हैं उसके हिसाब से निकलता है, ना कि पूरी भर्ती के पूरी जो टोटल भर्ती आई है उसमें से ओबीसी का पद है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार लेखपाल भर्ती में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पहले जो रोस्टर वाइज भर्ती निकली थी, बाद में सरकार के ऊपर दबाव बना करके उन्होंने अपना पूरा 27% ले लिया, ठीक है, अच्छी बात ले लिया। अब 3200 के करीब कुछ जो है सीटें जनरल की बची, ठीक है। बात बड़ी ध्यान सुनिए, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। 2158 आपकी ओबीसी की सीटें हो गई लेखपाल में। अब वो लोग करेंगे क्या, 2158 तो उनकी अपनी सीटें हैं ही हैं, लेकिन ये तो यदि वो अधिक नंबर ले आते हैं जनरल की मेरिट के बराबर तो जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। यानी जो 3200 सीटें थी उसमें भी उनका अधिक प्रतिनिधित्व रहेगा। अगर पूरी भर्ती में यदि हम पूरा देखते हैं तो वो 2158 से लगभग कई उससे ज्यादा पदों पर वो सिलेक्शन आरक्षित कैटेगरी के लोग पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मेरिट बेस पे इसका हनन किया जा रहा है। मैं अब देखिएगा आरक्षण के खिलाफ पूरी तरह से मैं आवाज उठा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आरक्षण बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण आप उनको एक स्टेज पे दो, जिस कैटेगरी में वो पार है उस कैटेगरी में आप उनको आरक्षण दे दो, अच्छी बात है, उनमें उनको आरक्षण दे करके खूब ऊपर उठाओ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अन्य लोगों का जो है सीटों का हनन करके आप जो है उनको काम करो, ठीक है। सर से पूछे एससी की सीट अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मे भी 700 प्लस है, हाँ इतना ही होगा। लेकिन अगर जिसके भी 50 के आसपास नंबर है तो उनका जो है होने की संभावना ज्यादा बने। जिनके भी नंबर 50 के आसपास हैं एससी में, उनके होने की संभावना बन रही। और एसटी में तो और भी ठीक रहेगा, एसटी वाले तो 50 नंबर पे पूरी तरह से फाइनल है, मतलब पूरी तरह से उनका फाइनल हो जाएगा, उनका 50 नंबर पे 101% उनका फाइनल हो जाएगा एसटी कैटेगरी के। और इसी तरह से जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, दिव्यांग है ना, ये भी लोग जो है बहुत सेफ हैं पूरी तरह से इनके। अभी देखिएगा लेखपाल की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसमें एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग जन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इन लोगों के लिए बताओ कोई नंबर ही नहीं, बताओ
पॉइंट पॉइंट कितनों पे नंबर गए हैं बताओ, 0 पॉइंट कितनों पे उठा उठा करके रख लिया गया। क्या यार ये पूरी तरह से देखा जाए तो एक हनन है एक प्रकार से यार। मेरिट बेस्ड अभ्यर्थियों पे एक समानता ये नहीं रह गई है। अब अगर अभी आप लोग जो है नहीं जागोगे तो आने वाले समय में और दिक्कत हो जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी भाई सरकारी गवर्नमेंट आप नौकरी पा रहे हो, अच्छी बात है, आरक्षित वर्ग से मेरा एक निवेदन भी रहेगा। आज मैं बोल रहा हूँ, आज का वीडियो कई लोगों को खराब भी लग सकता है जो आरक्षित कैटेगरी से हैं, लेकिन लगेगा खराब आप अपने घर पे होगे यार, हमारा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बात यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर जो भी आरक्षित वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे आरक्षण का परित्याग करें। क्योंकि आरक्षण का असली मकसद यही है कि आपको आपके जीवन प्रत्याशा के स्तर को ऊंचा उठाना। आप सरकारी नौकरी पा गए हैं, आपका जीवन प्रत्याशा स्तर जो है ऊंचा उठ गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आरक्षण लेकर के अपना जीवन प्रत्याशा स्तर ऊंचा उठाए, तो आपका लड़का भी उठाए, आपका पोता भी उठाए, आपका वो भी उठाए, सब कुछ उठाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण पा करके मजबूत बन गए तो इसलिए अब आप आरक्षण का परित्याग कीजिएगा। ये एक जब तक भावना प्रत्येक नागरिक में नहीं आएगी तब तक भला इस देश का नहीं होगा। अब आज के समय में आरक्षण लोग ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, क्या बताया जाए। आज के समय के नेता भी बहुत आरक्षण के पीछे एकदम भागे जा रहे हैं। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, पूरा देश एकदम बर्बाद हुआ जा रहा है मात्र सिर्फ आरक्षण की वजह से। अब आप सही सही बताना, सब लोगों ने साइंस पढ़ा है, सब लोगों ने विज्ञान पढ़ा है, सब लोगों ने, मैं अभी आज एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, सभी लोगों ने भाई विज्ञान पढ़ी है, जिसमें से बायोलॉजी सभी लोगों ने पढ़ा है, मस्तिष्क वाला चैप्टर सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना। मस्तिष्क का जो है सभी ने से पढ़ा है, मानव मस्तिष्क का वजन, ठीक है, बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है। हाँ, आप स्टडी एंड स्पोर्ट आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिएगा, ठीक है, पूछिए सवाल, आप सवाल पूछिएगा आप। मैं आज एकदम सटीक विश्लेषण, क्या 70 सालों में बराबर हो गए जो 200 से 300 ये सुविधाएं नहीं मिल पाई? क्या 70 सालों में बराबर हो गए जो 200 से 300 ये सुविधाएं नहीं मिली, नहीं मिल पाई? आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइएगा। देखिएगा मैं इन सब बातों पे नहीं, मुझे बराबर, देखिएगा आज के समय में हर एक व्यक्ति है यार, आज के समय में हर एक व्यक्ति है। आपको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है बराबर, आपको चिकित्सा का अधिकार मिल रहा है फ्री में, ठीक है, शिक्षा आपको फ्री में मिल रही है, शिक्षा आपको चिकित्सा में मिल रही, लेकिन अब ठीक है उच्च संस्थानों में आपको प्रवेश में आरक्षण दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं, लेकिन जो सरकारी जो संस्थानों में जो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण, मैं इसका भाई विरोधी हूँ केवल। आप सरकारी संस्थानों में शिक्षण प्राप्त के लिए आरक्षण कीजिएगा, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फ्री चिकित्सा दी रही है, मिल रहे, उसका मुझे भी कोई विरोध नहीं है, ना मुझे किसी भी चीज का कोई मुझे विरोध नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो मनीष कुमार जी भी देखो यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे जब मनीष कुमार ने नमस्कार सर बोला, उनको भी मैं यहाँ पे, मनीष कुमार जी नमस्कार। यहाँ पे मनीष कुमार देखिए यहाँ पे हम जुड़े हैं, ये भी नियमित हैं, ये एससी कैटेगरी से हैं। हम मानते हैं कि जो है आपके साथ जो है आपके पूर्वजों के साथ में जो है गलत हुआ है, गलत हुआ है। क्योंकि जब मैं भी जब इस समय अगर कोई मूवीज वगैरह जब देखता हूँ पुरानी उस तरह वाली, क्योंकि मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने किसी भी के साथ आज तक कोई भेदभाव मैंने नहीं किया है। ठीक है, मैंने, हाँ एम के गौतम जी, मैं अपनी बात पे पहले रख रहा हूँ, फिर आप जो है बात करता हूँ। देखिए मैंने, मुझे, लेकिन हाँ जैसा मैंने मूवियों में देखा है कि
जो आरक्षित जो कैटेगरीज हैं, SC ST, इन सब के साथ जो है वास्तव में जो है हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि पूर्वज थे, उन लोगों ने गलत किया है। लेकिन अधिकांश आप अगर आप देखोगे तो उसमें लेकिन जब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब से बना है, तब से उस चीज को जो है बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही है। आर्टिकल 17 सबने पढ़ा होगा, है ना? आर्टिकल 17 सबने पढ़ा है। देखिएगा, ये अवधेश कुमार जी, इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है। कितना कटाव जाएगा, कितना क्या आएगा, इस सब बातों से कोई फायदा नहीं है। कटाव वटाव पे कोई फायदा नहीं। अब हम सर आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पे मनीष कुमार जी SC कैटेगरी से हैं। हमने जब भी इनसे बात किया है, हमेशा मैंने इनको आप कहकर ही बात किया है। यहाँ पे जितने भी लोग हमारे कमेंट में जुड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जिनका भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, यदि मैं उनका नाम लेता हूँ तो मैं हमेशा आप लगा करके या जी लगा करके ही बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे द्वारा कभी भी मैंने किसी को अपमानित नहीं किया, ना कभी किया है अभी तक, और ना कभी करूंगा अपने जीवन में, ना कभी मैं करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रही है, हम बराबरी की कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे उनका जो है शोषण किया जा रहा है। क्योंकि मैं तो मुख्यालय में रहता हूं, लखनऊ जैसे शहर में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन आज भी जो ग्रामीण एरिया है, वहां पर उनका हनन हो रहा है आज भी। मैं अभी एक जगह गया था, वहां पे मैंने इस चीज को देखा है। देखिए अवधेश कुमार जी, कटाव की यहाँ पे हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कटाव पे कोई फायदा नहीं। जब ठीक है, अगर आपके इतने नंबर आ गए तो अब आपको डरने से कोई फायदा नहीं, ठीक है? 56.50 नंबर है, फाइनल होना है या नहीं होना है कोई दिक्कत नहीं। अब आज का मुद्दा बदल गया है यार, ठीक है? हमारे यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं जो हमारी बातों से एग्री भी करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको भी पता है यदि हमने इस चीज का परित्याग कर दिया तो आने वाले समय में उनके साथ फिर से वैसा ही व्यवहार होगा। क्योंकि कहावत कही गई, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हमारे भी समाज में भाई ऐसे लोग हुए हैं, तभी तो इस चीज की जरूरत पड़ी थी, एक 12th में। अगर यहाँ पे यूपी बोर्ड के कितने लोग हैं बताओ? मैं यूपी बोर्ड से 12th किसने पास किया है? तो यहाँ पे इंटर करो, यस बोर्ड लिखो, फिर हम बात करते हैं। 12th यूपी बोर्ड से कितने लोगों ने किया? यहाँ पे मैंने तो भाई यूपी बोर्ड से 12th किया है। आप में से कितने लोगों ने किया यूपी बोर्ड 12th में? अगर मेरी कमेंट जा रही है तो यस यस लिखो, फिर हम आगे उस पर जो है चर्चा करते हैं। एक बहुत ही मतलब करुणा वाली जो एक स्टोरी है, मैं उसको आपके समक्ष रखूंगा। जब मैंने उसको पढ़ा था उस चीज को यूपी बोर्ड से, ठीक है, स्टडी इन स्पोर्ट ही आपने यूपी बोर्ड से किया है, उसमें इंग्लिश में एक लिटरेचर में एक कहानी थी ड्रॉट, सबने पढ़ा होगा ना? ड्रॉट एक कहानी थी जिसमें वो दो बैलों की कथा ली थी, मुंशी प्रेमचंद जी की थी, जिसमें दो बैलों की कथा वाली कहानी थी, है ना? जिसमें एक दो बैलों वाली कथाली कहानी थी ड्रॉट। जब पढ़ा था तो मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया था। मैं जब उस समय 16-17 साल का था, जब मैंने उस कहानी को पढ़ा था हिंदी में, यानी उसका ट्रांसलेट करके जब हिंदी में उसको पढ़ा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था कि जब जानवर, यानी जो दो बैल थे यार उसके, वो पानी उसके ठाकुर के कुएं से जाकर के, जो भी उसका मतलब गांव में जमींदार थे, उसके कुएं से जाकर के उसको पानी पी लिया। तो यार बेचारों, मतलब उस पे क्या मतलब तो मुझे एक बहुत ही करुण कहानी मतलब ये लगी। बाद में वो बेचारा, जिसके वो बैल होते हैं, प्यासे बेचारे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। बहुत मुझे दुख लगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, अगर आप लोग अभी जैसे मनीष कुमार, एम के गौतम, जिनको भी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, आप लोग भी उपन्यास जरूर पढ़िएगा मुंशी प्रेमचंद जी के, ठीक है?
और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मनीष कुमार हो गए, यहाँ पे स्टडी स्पोर्ट हो गए, ये एमके को आप लोगों को नौकरी मिल गई है 100%। ठीक है, 53-69 में ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये हमने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, इनको जो है आप रेडी कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ ये भी मैं लिख देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट है उससे पहले के या उसी दिन का होना चाहिए, यानी जिस दिन से वो जो है निकल रहे। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट की तारीख, यानी कि कागज जो है, मतलब ये आरक्षित वाले जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके, आरक्षित प्रमाण पत्र जो भी हैं आपके प्रमाण पत्र, उसी दिन का या उससे पहले का, ठीक है, उससे पहले का ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है आपको। जो आरक्षित प्रमाण पत्र हैं, जैसे आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब जो भी चीजें जिस दिन एडवर्टाइजमेंट निकला था उसी दिन का होना चाहिए, या फिर उससे पहले का होना चाहिए, उससे बाद का मान्य नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये आप कह रहे हैं कि CCC के इक्विवेलेंट में जो है चैलेंज प्लीज बताएं। देखिए, आपने बीटेक किया, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से आपका फाइनल है। ठीक है, बीटेक आपने किया, लगा दीजिए, वो लेवल है, जो भी उससे बड़ी डिग्रियां हो सारी चीजें आप लगा दीजिए, बशर्ते क्या वो सारी चीजें गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब अथॉराइज के द्वारा ही अप्रूव्ड होनी चाहिए। नहीं कि अपने लोकल ये जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहां से एडीसीए लगा दिया, डीसीए लगा दिया, वो चीज वहां पे मान्य नहीं करेगा। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक का कंप्यूटर लगा सकते हैं, आईटीआई से किया हुआ कोपा आप लगा सकते हैं, आईटीआई से जो कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, कोपा होता है, वो आप लगा सकते हैं। पॉलिटेक्निक से किया हुआ है, पीजीडीसी है, CCC है, ओ लेवल है, ये सारी चीजें आप उसमें लगा सकते हैं हाइयर। ठीक है, लेकिन मैं फिर यहीं पे कह रहा हूं आपसे, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ, यूपीटीयू लगा सकते हैं, यूपीटीयू लखनऊ लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से, आराम से। आपने तो बताया ही है कि आपका बीटेक है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको डॉक्यूमेंट्स आप इनको रेडी कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स यदि हैं आपके पास तो लगा सकते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट 53-69 डीबी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, नंबर 1 टेंथ 12th की जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, CCC और समकक्ष सर्टिफिकेट, आरक्षण प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, निवास प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, आरक्षित प्रमाण पत्र उसी दिन का या उससे पहले का होना चाहिए। नोट, हम इसको नोट में हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, नोट में हम यहाँ पे दे रहे हैं ये नोट, यानी कि आरक्षित प्रमाण पत्र जो है उसी दिन का या उससे पहले का ही होना अनिवार्य है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी दिन या उससे पहले का होना अनिवार्य है। जैसे कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएच निवास प्रमाण पत्र है, या जिस दिन विज्ञापन निकला था उसी दिन का हो, या फिर उससे अगले दिन का होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इसमें लगेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। अब ध्यान सुनेगा, अपलोड कैसे करेंगे। अपलोड वाले में जैसे क्या है, जिस समय हम तो थे वहां पे उसमें मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होती थी करा, लेकिन अब जो नए जो लोग पास हो रहे हैं 2010 के बाद से, उसमें सिंगल में ही अब आने लगा है, सिंगल में ही जो है आने लगा है आपके पास, यानी एक ही में मार्कशीट भी होती है, एक ही में अंक पत्र भी होता है। ठीक है, जिनके पास डबल डबल है वो उसका फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके उसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे अंक पत्र और सब प्रमाण पत्र, ये दो फोटो खींच लेंगे, उसका स्कैन करेंगे, स्कैन करके पीडीएफ बना लेंगे और वही फाइल उसमें अपलोड करेंगे। जो सिंगल वाले हैं वो तो अपना सिंगल ही अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। तो ठीक है, यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक दिन बैठ करके लेखपाल का जो पूरा जो है एक बुक है, उसको पूरा मैं रीड कर लेता हूँ रात में बैठ करके। मुझे अभी होली पे छुट्टियां खूब सारी मिली हैं लंबी सी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको बैठ करके एक दिन पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है डाल देते हैं करा, और अच्छा भी लगेगा यहाँ पे। और अगर किसी को कोई प्रश्न वगैरह कुछ पूछना है तो हाँ, लेकिन हाँ एक चीज और कहेंगे, जो भी हम बातें यहाँ पे कहते हैं उसका कोई भी लोग गलत मीनिंग ना निकालिए, क्योंकि
आधा गलत मीनिंग बिल्कुल मत निकाल, मैं पूरी बात अब नहीं रखता हूँ, कहीं मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, सब कुछ है, कोई भी लोग उसका गलत मीनिंग नहीं निकाले। मैं सूखा, मैं ड्रॉट वाला पढ़ना चाह रहा हूँ स्टोरी, जहां पे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी है, ड्रॉट्स, 12th क्लास 12। अब मुझे पता नहीं है ये क्या है, यही कहानी थी या और थी, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। इस यही कहानी थी, कौन थी। ड्रॉट थी या कुछ और थी, कुछ ऐसे कहानी थी कुछ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी। डिपार्टमेंट का पोस्ट प्रेफरेंस वाला एक वीडियो मैंने बनाया है उस पे, हाँ सूखा थी ये कहानी, ये देखिए बहुत बढ़िया कहानी, ध्यान सुनिएगा। एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो स्टडी एंड स्पोर्ट, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका कैसा होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग पे रहेगा, ठीक है। यदि कट ऑफ से आपके 5 अंक भी ज्यादा है तो आपको अच्छे जो है डिपार्टमेंट मिलने की संभावना है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। सूखा, ये क्लास 12th में कहानी है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सूखा ग्रामीण भारत में अकाल और सूखे की मार झेलते किसानों की पीड़ा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी का सारांश है, कई गांवों में महीनों से बारिश नहीं हुई, से खेत सूख चुके हैं, कुएं और तालाब खाली हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। किसान अपनी फसलें हताश हो चुके हैं, पशु भूख प्यास से मरने लगे। मुख्य बात अक्सर एक किसान पर है। इस कठिन समय में रोजमर्रा की जरूरतें बहुत है। मुख्य संदेश, अरे क्या बताएं दोस्त, इसको हम जब इसको पढ़े थे यार, एकदम मतलब हमारा तो बहुत ही ज्यादा जो है हम वो करने लगे थे, मतलब क्या बताया जाए कि लास्ट में बेचारे के बैल जो है प्यासे मर गए, लेकिन गांव के जमींदार ने कुएं से पानी नहीं भरने दिया था, कुएं से पानी भरने नहीं दिया था। उस किसान के बैल, वो किसान एक बैकवर्ड क्लास का था, यानी उस कह सकते हैं SC ST OBC इनमें से किसी एक क्लास का था, इसलिए उसको निम्न जाति का था, हम उसको ऐसे कह सकते हैं निम्न जाति का था। तो इसलिए उसको उच्च कुएं, उच्च जाति वाले कुएं से उसको पानी भरने नहीं दिया, उसको प्यासा बेचारा मर गया यार। मुझे बहुत ही ये कहानी, मुंशी प्रेमचंद की भी जितनी भी कहानी है, हर एक कहानी मार्मिक है। तो जिनको भी नौकरी जिसे मिल जाए, ठीक है, फिर तो उनको अपने आने वाले समय में कोई करियर को लेकर चिंता करना तो है नहीं। तो आप लोग आराम से नॉवेल पढ़िए और समाज में क्या चल रहा था उस पर प्रकाश डालिए, और आगे आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं इस पर भी आपको बल देना है। ये ध्यान रखना है, आप अगर सशक्त होते हैं, आप यह सरकारी नौकरी पाकर सशक्त होते हैं या आप रोजगार करके सशक्त होते हैं, ठीक है, आप अपना खुद का कोई रोजगार करके सशक्त होते हैं, सरकारी नौकरी पा करके सशक्त होते हैं, तो आपको अपने आसपास या अपने परिवार के लोगों को भी सशक्त करना है जो सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये प्रयास सबने ठान लिया तो जीवन एकदम उद्धार हो जाएगा, जीवन एकदम उद्धार हो जाएगा। एक मैं आप इसी बात पे यहाँ पे जुड़ा हूँ, ये लिख रहे हैं, हाँ मैन 4 by 55 मार्क्स हैं, टाइपिंग पास हूँ, चांस है फाइनल सिलेक्शन का। जी बिल्कुल, आप उम्मीद मत हारिए, हाँ उम्मीद मत हारिए, ठीक है। 1 R 4 B, उम्मीद मत हारिए, 55 नंबर अच्छे मार्क्स है, 14 मार्क्स आपके कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा है, इसलिए उम्मीद मत हारिए, ठीक है। मैं फिर आपसे कहूंगा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अभी आप बस देखते जाइए, धीरे धीरे क्या पता भगवान अच्छा कर दे, लोग DV कराने ना जाएं या DV से पहले बहुत सारे रिजल्ट आ जाएं, है ना, बहुत कुछ हो सकता है अभी अभी इसलिए अभी परेशान आप ना होइए, ठीक है, अभी परेशान ना होइए, मार्क्स आपके अच्छे हैं और बढ़िया है।
हाँ, मैं इस पर कुछ सर मेरे 54 मार्क्स हैं, टाइपिंग हो गई है, क्या फाइनल होगा? अंकित खरीदी, अंकित खरीदी, मैं यही कह रहा हूँ भैया, परेशान मत होइए, सब ठीक है, मार्क्स ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ, तो मैं इसी पे कहने जा रहा था, सशक्त करने वाले पे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज और मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो भी सरकारी नौकरी जिनको मिल जाती है, या जो लोग कर रहे हैं, या जो आगे पाएंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि वो लोग एक बेरोजगार लड़का या लड़की से शादी करें और उसको सशक्त बनाएं। लेकिन इसके विपरीत आज के समाज में देखा जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अगर लड़का नौकरी में है तो लड़की नौकरी वाली ही देखेगा, लड़की नौकरी में है तो लड़का नौकरी वाला देखेगा। अरे जो सशक्त है उनको सशक्त करने से क्या फायदा यार? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज कही है, ये चीज कहा है कि जो भी लड़का या लड़की नौकरी में है, नौकरी सरकारी पा गए हैं, तो वो एक किसी बेरोजगार व्यक्ति के साथ जो है शादी करें, उसको भी सशक्त बनाएं। जब अगर ये समाज में सोच बदलना है लोगों को, जिस दिन ये सोच बदल गई तो सब अच्छे हो जाएंगे। वरना क्या है, आप सरकारी नौकरी में हो, आपकी शादी, जैसे एक लड़का हो गया सरकारी नौकरी में, वो सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करेगा, फिर क्या हुआ? फिर तो दोनों का जीवन प्रत्याशा स्तर पहले से ही हाई है और हाई हो गया। फिर क्या हुआ, आप अपने जो अन्य लोग हैं उनसे आप जो है और ऊंचा उठ गए। तो ये नहीं करना, बैलेंसिंग बना के चलना है। आप आप नौकरी पा जाइए, कोशिश करिएगा, जो है कोशिश करना है, ठीक है। ये मैं ज्यादा प्रेशर तो नहीं डालूंगा, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना वही चीज आ जाती, कहावत है, मेरी मर्जी, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, वो सोच आपकी गंदी है, नजर आपकी गंदी है, वो वाला मुझे नहीं, ठीक है। मैं केवल एक प्रयास कर सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ, आप लोग यही करिएगा। अगर एक अच्छे मार्क की आप नौकरी पा जाएंगे, तो सशक्त करना है आपको, अपने समाज को सशक्त करना है। जैसे मान लिया, हम एक बात यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे सामान्य वर्ग की, एक सामान्य वर्ग का लड़का है, वो नौकरी पा गया, तो वो एक सामान्य वर्ग वाली लड़की जो बेरोजगार है उसके साथ वो शादी करे। इसी तरह से ये सामान्य वर्ग की लड़की जो है शादी नौकरी में है, तो वो सामान्य वर्ग वाले लड़के के साथ जो है शादी कर ले, मतलब जो नौकरी में नहीं है। तो इससे क्या होगा, दोनों सशक्त हो जाएंगे। वो जो बेरोजगार लड़का है या जो बेरोजगार लड़की थी, वो सरकारी नौकरी वाले लड़के या लड़की के साथ शादी करके उसका भी भला हो जाएगा। आप अपने समाज को सशक्त करिएगा। इसी तरह मैं सभी पे ये चीजें अप्लाई करता हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, आप नौकरी पेशा वालों के साथ शादी मत करिए। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आप ऐसे से शादी करिए जो नौकरी पेशा में नहीं है, बट वो उच्च शिक्षित है, आप उसके साथ शादी करिए। कम से कम आप अपने समाज को जो है उठाएंगे, उसको सशक्त बनाएंगे। लेकिन आज इसके उल्टा हो रहा है, अगर कोई नौकरी में है तो कहेगा नहीं, हम भी नौकरी वाली के ही या नौकरी वाले के साथ शादी करेंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो है इसको भी चेंज करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग युवा हैं, और युवा ही एक किसी भी देश की तरक्की में भाग वो होता है। मैं तो लव अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप लव मैरिज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, आप पहले से ही एक दूसरे से परिचित होते हैं, आप पहले से ही एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो शादी में जो है विघ्न बाधाएं, जो सामाजिक जो जीवन होता है उसमें विघ्न बाधाएं आने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं अभी इस पर तो मैं बल नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस अभी क्योंकि मैं भी इस चीज के, लेकिन हाँ, अगर आपके लव मैरिज में आप दोनों के परिवार वाले ये शामिल हैं, वो दोनों खुश हैं, तो मैं इसकी आज्ञा देता हूं, तो ही मैं इसकी आज्ञा दूंगा। अन्यथा अगर परिवार वाले खिलाफ हैं तो मैं इसकी आज्ञा मैं भी नहीं दूंगा। क्योंकि ठीक है, लव मैरिज में, ठीक है, लव मैरिज में केवल वही एग्री करता हूं जिसमें दोनों के परिवार वाले
सहमति प्रदान करते हैं। भाग्य शादी या परिवार खिलाफ है तो मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस परिवार पर जो बीतती है मैं उसके दर्द को जानता हूँ। मूवियों में मैंने देखा है और बहुत रियल लाइफ में भी एग्जांपल्स है मेरे पास, उनको भी मैंने देखा है। तो इसलिए अगर लव मैरिज में दोनों के परिवार सहमत हैं तो ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और यदि परिवार नहीं सहमत है फिर हम उसकी आज्ञा हम भी नहीं देंगे। हाँ हाँ, ये चीजें बहुत अच्छी बात है। खुश नहीं थे लेकिन राजी हो गए, सही है, यही होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए। देखिएगा क्या होता है, लव मैरिज में क्या आता है, परिवार थोड़ा बहुत अनकन करते हैं, लेकिन उनको मनाना, अपने अपने परिवार को राजी करना दोनों का कर्तव्य होता है। क्योंकि यार वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको पाला पोसा, आपको उस लायक बनाया है, तो कम से कम उनकी भी कुछ गरिमा है, उनकी भी कुछ इच्छा है, उसका भी सम्मान रखना आप ही का काम है। तो इसलिए ये काम अगर आप करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको राजी करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो ये समझिएगा आपका जीवन एकदम आनंदमय चलेगा। ठीक है, आज बहुत सारी बातें पता नहीं कहां से यार उठ गई, शायद आज पता नहीं मैंने कहां से सब बातें कर दिया आप लोगों को से। शायद मेरे अंदर भी इस तरह के प्रश्न बहुत घूमा करते, मैं कहीं बात ऐसी रख नहीं पाता हूँ। तो एक माध्यम मिला है जहां से मैं अपनी बात पहुंचाऊं लोगों तक, शायद कोई इन बातों को सुने और उसका भला हो जाए। तो अगर उसका भला हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद ही देगा। मैं इसलिए इस चीजों को यहाँ पे रखा हूँ। वैसे मैं आ, करता नहीं हूँ, अपने वीडियोस में इन सब बातों का जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से मन हो गया तो मैंने कर दिया है। ठीक है। अजय चंदेल कह रहे हैं 76 है 3286 में। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर है, 76 नंबर है, अच्छे मार्क्स हैं, बस टाइपिंग की तैयारी करिए। ठीक है, अभी आप देखिएगा टाइपिंग में 90,000 लोग थे अपियर हुए, जिसमें से 26,318 लोग केवल पास हुए। तो इसलिए टाइपिंग कोई आसान नहीं है, इसलिए टाइपिंग पे आप लोग फोकस करना है अभी आपको। ठीक है, और कुछ नहीं हम बस कहेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस सेशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, एक नए कुछ आप लोग अपना यहाँ पे बताइए किस पर जो है वीडियो लेकर आया करें, या कोई टॉपिक पे अगर आपको डिस्कस करना है तो बताइए, उसको हम ओपन किया करें। आप लोग अपना डिस्कस करिए यहाँ पे, और अगर आप लोग बताया कीजिए यहाँ पे कि कल किस टॉपिक पर जो है लेकर आए। जैसे यहाँ पे है कुछ जो हमारे रेगुलर जो है, जैसे हैं केट यहाँ पे हैं, जैसे कि स्टडी इन स्पोर्ट है, ये आप बताइएगा कल किस टॉपिक पर बात किया जाए, यहाँ पे किस कौन सा टॉपिक लेकर आया जाए जिससे लोगों का भला हो यहाँ पे। या हम इसी टॉपिक को क्यों नाम ले आए कि लव मैरिज पे क्या इफेक्शन है, क्या है, आप लोग कुछ बताया कीजिए यार। अब कि मेरे पास कुछ मैं भी बहुत बिजी हो गया हूँ यार। पोस्ट प्रेफरेंस एक बार और टॉपिक बना देता हूँ, चलिए, वैसे मैंने बनाया है पोस्ट प्रेफरेंस वाला। पोस्ट प्रेफरेंस आपको मेरे पे मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको मैंने बनाया है। हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट की सब चीज़ों पे बना है, एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप कहेंगे तो उस पर जो है एक और डिटेल अच्छे से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अब कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे एक दो लोगों को बुलाया करूँ यार, जो अपनी बात आकर के रखें यहाँ पर। ठीक है, अपनी बात आकर के यहाँ पे रखें। मैं सोचता हूँ कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार करूं जहां पे लोग फेस टू फेस जुड़ सके, मतलब जहां पे लोग जो है हमसे एकदम फेस टू फेस जुड़े, और उसको जो है हम आगे चल के रिकॉर्ड करें और उस सेशन को हम अपने यूट्यूब पे डालें। मेरा अब ये मन कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये चीज तभी संभव हो पाएगी जब लिंक हमारा सभी तक जो है शेयर हो जाएगा। जैसे एक जूम हो गया, मैं जूम पे जैसे मैं सेशन अगर करना चाहूँ इस तरह का, तो उसके लिए सबसे पहले तो जूम का लिंक सभी लोगों के पास जाना चाहिए, तब लोग आप लोग उस लिंक से जुड़ेंगे, और फिर फेस टू फेस एकदम बात होगी, आप भी हमसे जुड़ेंगे, आप भी अपनी बात कहेंगे एकदम
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फिर उसको रिकॉर्ड करके उसको हम अपलोड करते हैं। उसमें पता चलेगा क्या लोग कैसे जुड़ते हैं। चलिए कल हम फिर देखते हैं, आप लोग अपना कमेंट यहाँ पे कर दीजिएगा, कल किस चीज के बारे में बात किया जाए थोड़ा बताइएगा। कंस्ट्रक्शन मेरा इसी सब में था, सारा कंस्ट्रक्शन मेरा इसी सब में था, ठीक है। अच्छी बात है। अब हमको इजाजत दीजिएगा, कल फिर हम आपसे जो है बैठ के जो है बात करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। और आज होलिका दहन है, अभी होलिका दहन हुआ नहीं है। 11:50 पे लगभग 11:50 के बाद जो है आज होलिका दहन होगा। तो आप सभी को जो है होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा, हाँ कल मैं अब इस पे मैं मुद्दा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं भी होलिका दहन पे जा रहा था मुद्दा छेड़ने, लेकिन अब नहीं छेड़ूंगा। सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे जो है बहुत ही ज्यादा विषय विशेषज्ञ की जो है जरूरत होती है, ठीक है। तो कभी समय फिर मिलेगा तब इन पर जो है इन मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। अभी आपका कल एक ही फोकस है, नौकरी प्राप्त करना। पहले सरकारी नौकरी पाइए, अपने कैरियर को जो है एक लाइन दीजिएगा कि वो आपने, ठीक है, एक लाइन मिल जाएगी आपके जीवन की। फिर आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। कोई भी सोशल वर्क है, कोई नॉवल पढ़ने का काम है, किसी मुद्दे पर डिबेट करना है, तो ये सारे काम तब आपको, आपके लिए मतलब सभी के लिए अच्छे लगते हैं जब आपको एक लेंथ मिल जाती है अच्छी सी, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। होली का दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।